शुक्र से वैवाहिक सुख के बारे में कैसे जानें, आज हमारा टॉपिक है। इस बारे में बात करेंगे और शुक्र की स्थिति के अनुरूप वैवाहिक सुख संबंधित दंपत्ति को प्राप्त होगा कि नहीं, इसका कैसे आकलन करें। आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी का चैनल में स्वागत है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले शुक्र क्या है इस बारे में बात करते हैं। दोस्तों, शुक्र सौंदर्य, संबंध, विवाह, पत्नी, स्त्री, काम वासना, वैवाहिक सुख, ऐश्वर्य और सभी तरह के जो लग्जरी या भोग विलास की वस्तुएं इनका कारक होता है। और भी चीज़ों का कारक सुख को प्राप्त होता है, जैसे वाहन है, उनको भी, ज्वेलरी है, इन सब सारी चीज़ों का जो है शुक्र कारक होते हैं। शुक्र से इन जनरल में विवाह का विचार किया जाता है, चाहे पुरुष की कुंडली हो कि महिला की कुंडली हो। उसके अलावा वैवाहिक सुख का भी शुक्र से विचार किया जाता है, क्योंकि वैवाहिक सुख में शुक्र का बहुत बड़ा रोल होता है। अन्य ग्रहों को भी की स्थिति भी देखी जाती है, लेकिन अगर शुक्र आपके अच्छी स्थिति में है तो निश्चित तौर पर व्यक्ति का वैवाहिक जीवन काफ़ी हद तक संतोषजनक रहता है और वैवाहिक जीवन की जो खुशियां होती हैं उनको प्राप्त होती हैं। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे शुक्र, अगर उनका संबंध, शुक्र का पहला जो फार्मूला है कि सन और मून, चंद्रमा और सूर्य से अगर संबंध हो रहा है शुक्र का, क्योंकि शुक्र जो होते हैं सूर्य और चंद्र के, इनसे इनमिटी होती है, दुश्मनी होती है। और अगर इनका संबंध किसी भी तरीके से इनसे हो रहा है तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन कहीं न कहीं उसमें बाधाएं आएंगी और वैवाहिक खुशियां जो हैं नहीं मिलेंगी। तो ये देखना चाहिए। इसी प्रकार दूसरा जो सूत्र है, सन और मून के बीच में अगर सन हो गए और यहाँ पे अगर हम बात करें मून, एक कालपुरुष की जो कुंडली, हमने यहाँ पे एक कुंडली बनाई जैसे लगन की कुंडली है और यहाँ पे 5 नंबर लिखा, लियो राशि लिखी हुई है। वीनस को हमने यहाँ लिखा है, क्योंकि वीनस जो होते हैं स्वाभाविक रूप से सातवें घर के जो है कारक होते हैं। तो वीनस अगर यहाँ पे सन एक तरफ हो जाए, एक तरफ मून हो जाए, तो हेम्प्ट होते हैं, मतलब बीच में आ जाते हैं। ऐसे में भी जो है वैवाहिक जो खुशियाँ होती हैं वैवाहिक जीवन की, वो प्रभावित होती हैं और व्यक्ति को विवाह में सुख नहीं मिलता है। इसके अलावा एक स्थिति और होती है कि अगर शुक्र जो होता है शनि, चंद्रमा की राशि, कर्क राशि, यहाँ पे चंद्रमा और सूर्य के साथ में स्थित हो, मतलब इनका कॉम्बिनेशन चंद्रमा या सूर्य के साथ में, सूर्य या चंद्रमा की राशि में हो, तब भी जो है वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती हैं। क्योंकि चंद्रमा की राशि कर्क और सूर्य की राशि लियो में सूर्य अच्छा वहाँ पे परफॉर्म नहीं करते हैं, क्योंकि इनके इनमी की राशि है वो। उसके अलावा अगर शुक्र जो है उनके ऊपर जो है पाप ग्रहों का प्रभाव है, तब भी वैवाहिक जीवन में समस्याएं बनी रहती हैं। लेकिन अगर इसका दूसरा पक्ष के बारे में बात करें कि शुक्र जो कि एक शॉर्ट प्लैनेट होते हैं और गुरु, चंद्रमा और बुध, इनका किसी भी तरीके से अगर इनके ऊपर प्रभाव पड़ता है या इनसे संबंध बनता है तो वैवाहिक जीवन में जो है खुशियां रहती हैं और व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुख से पूर्ण होता है। अगला जो इसमें ये भी देखना चाहिए कि अगर इस शुभ कर्तरी योग में कहीं न कहीं शुक्र है, तब भी जो है वैवाहिक जीवन में खुशियां मिलेंगे। शुभ कर्तरी योग क्या होगा, जैसे वीनस यहाँ पे हैं, इनके एक तरफ अगर जुपिटर आ जाए, गुरु आ जाए, एक तरफ मून आ जाए, यहाँ पे मून है, तब ये जो है शुभ कर्तरी योग में माने जाएंगे और यहाँ पे कंफर्टेबल फील करेंगे। और क्योंकि ये शार्प प्लैनेट होते हैं और दोनों तरफ शार्प ग्रह होंगे, मून और जुपिटर, तो अच्छा रिजल्ट देंगे शुक्र और वैवाहिक जीवन में खुशियाँ मिलेंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसके अलावा अगर शुक्र से चौथे, 8वें और 12वें भाव में पापी ग्रह हो, शुक्र जैसे यहाँ पे हैं 1, 2, 3, 4, यहाँ पे शनि है, एक पाप ग्रह ये भी है,
8वें में राहु है, ये भी पाप ग्रह है, और 12वें में सन है, ये भी पाप ग्रह होते हैं। माइल्ड मेलेफिक बोलते हैं इनको, इनका पापत्व इनका कम होता है, लेकिन पाप ग्रह की कैटेगरी में भी आते हैं। तो यहाँ पे अगर इन 4, 8, 12 में इसको एक आप कहीं भी अपनी कुंडली में देख सकते हैं, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 8, 12 में अगर शुक्र से पाप ग्रह स्थित हैं, तब भी वैवाहिक सुखों में कमी आती है और वैवाहिक सुख कहीं न कहीं बाधित होता है। ऐसा अक्सर देखा गया है, आप भी कुंडली में आसानी से इसको देख सकते हैं। इसके अलावा जो मैलेफिक हैं, जैसे सैटर्न हो गया, राहु, केतु, सन, अगर 4, 8 में स्थित हो शुक्र से, 1, 4 में और 8 में, तब भी वैवाहिक सुखों में कमी आती है। उसके अलावा अगला जो एक फार्मूला है कि अगर शुक्र सप्तम भाव के स्वामी होकर, यहाँ पे अगर 7 नंबर लिखा रहे, यहाँ के स्वामी होकर 6ठे में, 8वें में, 12वें में स्थित हो, तभी वैवाहिक जीवन प्रभावित होता है। अब यहाँ पे हम वैवाहिक जीवन के बारे में बात करते हैं तो चौथा भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि घर का भाव होता है, मानसिक शांति का भाव होता है। तो चौथे भाव की स्थिति भी देखना चाहिए कि चौथे भाव में अगर कोई प्लैनेट बैठे हुए हैं जो पाप ग्रह हैं, तो अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, कहीं न कहीं सुख शांति में जो वैवाहिक जीवन है प्रभावित होगा हो। अगर यहाँ पे जुपिटर बैठे हुए हैं, मून बैठे हुए हैं और मरकरी बैठे हुए हैं, या वीनस खुद यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसी स्थिति विवाह के लिए, वैवाहिक सुख के लिए बहुत अच्छी होती है। अब आगे हम यहाँ पे देखते हैं कि जो चौथा भाव होता है, अगर ये पाप कर्तरी योग में हो या शुभ कर्तरी योग में हो, उसका भी आकलन करना चाहिए। तो अगर यहाँ पे कोई प्लैनेट है या नहीं है, उससे कोई मतलब असर नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे अगर मैलेफिक प्लैनेट या पाप ग्रह बैठ जाए, राहु बैठ जाए, यहाँ पे सैटर्न बैठ जाए, या सूर्य, केतु, जो भी है इस तरह के ग्रह बैठ जाए, और यहाँ पे, तो भी व्यक्ति का वैवाहिक जीवन कहीं न कहीं जो है पीड़ित होता है, उसका वैवाहिक जीवन, क्योंकि 2 हार्ड प्लैनेट जो है वैवाहिक जीवन का जो घर होता है, जो सुख होता है, खुशियाँ जो होती है वैवाहिक जीवन की, उनका चौथे भाव से भी विचार किया जाता है, और चौथा भाव इन 2 हार्ड प्लैनेट की वजह से कहीं न कहीं प्रभावित है। इसी तरीके से अगर ये शुभ कर्तरी योग में होता है, कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जुपिटर बैठ जाए, यहाँ पे वीनस बैठ जाए, और यहाँ एक खाली हो या कोई भी ग्रह बैठे हों, ये शुभ कर्तरी योग की कैटेगरी में आएगा। और ऐसा योग होने से व्यक्ति का जो वैवाहिक जीवन है वो अत्यंत सुखमय होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने आपको बताएं। अगर ऐसा आपकी कुंडली में मिलता है तो ये मानना चाहिए कि, और उसमें एक चीज़ का और ध्यान देना चाहिए, आपके 7वां भाव का जो स्वामी है उनकी स्थिति क्या है, इस पर भी विचार करना चाहिए, जिससे कि आप वैवाहिक सुख के बारे में अच्छे तरीके से उसका रिजल्ट देख सकें। और नवांश, क्योंकि नवांश के बारे में यहाँ बात नहीं करेंगे डिटेल में, नवांश में भी चौथा भाव जो होता है नवांश का, वो भी वैवाहिक सुख को रिप्रेजेंट करता है। नवांश में भी चौथे भाव की स्थिति देखना चाहिए। अगर ये भाव किसी भी तरीके से पीड़ित है, पाप कर्तरी योग में है, तब भी वैवाहिक सुख में कहीं न कहीं कमी आएगी, और अगर शुभ कर्तरी योग में है तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। इस तरह से संक्षेप में हमने एक आसान तरीके से विवाह का या विवाह के सुख के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त करें, उसका हमने एक फार्मूला आपको बताया। बहुत सारे और भी इसमें योग होते हैं जो कि अभी हम चर्चा नहीं करें, उनको अगले वीडियोज में बताएंगे आपको। लेकिन इस शुक्र से संबंधित, क्योंकि वैवाहिक सुख किस तरीके से प्राप्त होता है, कुंडली के माध्यम से कैसे देखा जाए, इसका हमने यहाँ पे चर्चा की। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।